नमस्कार। सरकार ने फिर एक बार दोबारा से कहा है कि इस रिपोर्ट को पब्लिश मत करना। अगर ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आती है तो सरकार की जवाबदेही बनेगी और सरकार जवाबदेही कैसे तय होगी ये आप खुद डिसाइड करेंगे। 2014 में जब सपने बेचे जा रहे थे, 2019 में जब आपने चुनाव लड़ा था तो वोट आपने 2014 में बेचे गए सपनों पर नहीं मांगे थे। अपने कार्यकाल में आपने जो काम किया उस पर आपने वोट नहीं मांगे थे। ये इतिहास का चुनाव था। इससे पहले भी ऐसे चुनाव हुए, वो भी 2019 का वैसे चुनाव हो गया। लेकिन 2014 में जब सपने बेचे जा रहे थे तो उस वक्त आपने एक ट्रांसपेरेंसी शब्द का इस्तेमाल किया था। गूगल करने के बाद, सब देखने के बाद समझ में आया कि जिस तरह के आप डिसीजन ले रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में चीजें नहीं आनी चाहिए, ये रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए, उसको देख के तो लगता है कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब ही आपने बदल दिया। ट्रांसपेरेंसी का मतलब शायद और ही कुछ होता होगा, रीडिफाइन कर दिया। तो बता दीजिए, हम भी अपने दर्शकों को बता देंगे, 2-4 लोग देखते हैं वो भी जागरूक हो जाएंगे। और इस शो में बहुत सारी बातें करनी है। चलिए शुरू करते हैं शो जिसका नाम है आरएनए राइट न्यूज एनालिसिस। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पर्सनैलिटी ही ऐसी है, कल्ट पर्सनैलिटी, करिस्मेटिक पर्सनैलिटी है, बिना भूमिका बनाए रहा नहीं जाता। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लोग अपने अपने तरीके से याद रखेंगे। कोई उनको आर्टिकल 370 के लिए याद करेगा, तो कोई उन्हें राम मंदिर के लिए याद करेगा, तो कोई उन्हें रोजगारी के लिए याद करेगा, तो कोई दमदार नेता के रूप में याद करेगा, तो कोई गरीबों के मसीहा के रूप में याद करेगा, तो कोई विदेश में भारत की अच्छी छवि बनाने के रूप में याद करेगा, तो कोई नोटबंदी, तो कोई जीएसटी, तो कोई अनएम्प्लॉयमेंट, तो कोई ऐसे जो डाटा जो पब्लिश नहीं हो रहे थे, तो ऐसे काम सरकार भी किया करती थी एक लोकतांत्रिक देश में, उनके लिए याद करेगा। अगर स्थितियां नहीं बदलती हैं, जो मैं बात आज कह रहा हूं, ये 30 साल बाद देख लेना, क्योंकि ये बात जो मैं कह रहा हूं ये वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं और ये वीडियो इसी प्लेटफॉर्म पे रहेगी, अजर रहेगी, अमर रहेगी, बशर्ते यह चाइना और ये कोरिया ना बना। तो अगर यही स्थिति बनती है तो जिस तरह से सपोर्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करते हैं, जिस तरह की दृष्टि से देखते हैं, उसी तरह की दृष्टि से आपको देखेंगे मोदी जी, क्योंकि बीजेपी का मतलब भारतीय जनता पार्टी ना होकर के अब मोदी हो चला है। उसी दृष्टि से आपको देखेंगे। स्थितियां नहीं बदली गई तो आप अभूतपूर्व की जगह भूतपूर्व हो जाएंगे। चलो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं उस डाटा की जो पब्लिक नहीं करना चाहती है सरकार, उसके बारे में बात कर लेते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने एक डाटा पब्लिश किया है और ये डाटा 2017-2018 के बीच में कलेक्ट किया गया था। ये वही समय था जब जीएसटी को लागू किया गया था और उससे पहले नोटबंदी हुई थी। ये वो समय था और आज का समय है। परिस्थितियां जो ग्राफ है ना वो नीचे आता जा रहा है। ये बहुत ही डरावना, अर्थव्यवस्था के लिए समझो झकझोर कर देने वाला समय था। अब देखिए, अब जो मैं रिपोर्ट आपको बताने वाला हूं इसमें मैं 2 कंपैरिजन करूंगा। जो रिपोर्ट बिजनेस स्टैंडर्ड ने छापी है, जो कंपैरिजन किया है 2011-2012 में एक इंसान कितना खर्च किया करता था और अब 2017-2018 में कितना वो खर्च कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि सरकार ने यह फैसला किया था कि इस रिपोर्ट को वो पब्लिश करेंगे जून 19 को, लेकिन बाद में सरकार ने बोला कि नहीं, इसको हम पब्लिश नहीं करेंगे, इसको ऐसे रहने दो। अब रिपोर्ट को हम 2020-2021 में करने वाले हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट में ऐसा है क्या जो सरकार हिल-डुल गई है पूरी बुरी तरह से। 2011-2012 में एक व्यक्ति 1500 से ऊपर रुपए खर्च किया करता था। 2017-2018 में यह घट करके कुछ 1446 रुपया हो गया, यानी कि 3% का सीधा सीधा डाउनफॉल। अगर वहीं शहरी इलाके की बात करूं तो ये जो आंकड़ा है बड़ा, यानी कि 2% का हाइक है। अब दोस्तों, खाने पीने के ऊपर एक व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है वो भी आप समझ लीजिए। व्यक्ति ना अनाज खरीद पा रहा है, ना ही चावल, ना ही दाल, ना ही कुछ नहीं खरीद रहा है। क्यों नहीं खरीद रहा है वो आपको पता है। मैं आपको डाटा देता हूं, पहले बताऊंगा गांव के इलाके में हुआ क्या है। खाने पीने खर्चे में व्यक्ति 2011-2012 में 643 रुपए खर्च किया करता था, जो अब घट करके 2017-2018 महान नेता के अंडर, यानी कि मोदी सरकार के अंडर, यह आंकड़ा 580 रुपीज हो गया है। और वहीं शहरी की बात करूं, वहां भी आंकड़ा बड़ा है, यानी कि 2011-2012 में वो 943 रुपए खर्च करता था अपने खान पीन में, और 2017-18 में यही आंकड़ा बढ़कर के 946 हो गया, यानी कि हाइक है। ये शहरी इलाके की बात है। अब देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये ग्राफ है, आप इस ग्राफ में देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आपको ब्लू कलर में रूरल दिखाई देगा, यानी कि गांव के इलाके,
और अर्बन यानी कि शहरी इलाके, किस किस चीज के लिए कितना कितना यहां पर कमी आई है मांग में। अब दोस्तों अपने आप इस ग्राफ में देख लीजिए, ग्राफ में आपको साफ तौर पे पता चल जाएगा कि व्यक्ति की मांग किस कदर घटती जा रही है, क्यों घट रही है, कैसे घट रही है, यह आपको समझना पड़ेगा। स्क्रीन पे देख लीजिए, चावल दाल रोटी सबके लिए डिमांड जो है वो घटती जा रही है। आपको समझ में आ जाएगी स्थितियां बहुत बदतर हैं इस समय, लेकिन मीडिया है इस पे डिबेट करने को तैयार नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, इस रिपोर्ट के आने के बाद सरकार ने बोला कि इस डाटा को हम रिलीज नहीं करेंगे। सरकार ने ऐसे ही नहीं बोल दिया, उन्होंने बोला कि ठीक है हम रिलीज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये डाटा ही अंतिम डाटा नहीं हो सकता। और दूसरा, सरकार को लगता है कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो पक्का रूप से बदला होगा। सरकार चाहती है कि इस पे ढंग से डिटेल में स्टडी की जाए। अब देखिए कंज्यूमर बिहेवियर तो बदला ही होगा, क्योंकि आपने एजुकेशन सेक्टर में इतना ज्यादा खर्च जो किया है, साल दर साल आपने जो फंड है वो आपने रिलीज किए हैं। कई यूनिवर्सिटीज में अध्यापकों की कमी थी, उसको आपने पूरा किया है। गांव गांव में स्कूल खोल दिए हैं और मिड डे मील तो आप चला ही रहे हैं। और आपने इतनी जागरूकता फैला दी है, लोगों को यह बात समझ में आ गई है कि उनकी सेहत के लिए क्या चीज सही है, क्या चीज गलत नहीं है। अरे साहब सुनो, 50 करोड़ देश की जो आबादी आज भी उस हिस्से में रह रही है जहां पर शिक्षा का कोई भी स्कूल नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, कुछ भी नहीं है। यानी कि हर 15 में से एक व्यक्ति अशिक्षित है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग अपनी खान पान ढंग से नहीं रख पा रहे हैं, जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन का जो डाटा है वो अप होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। कुपोषण का मतलब यह होता है कि बच्चे को सही डाइट अगर नहीं मिलेगी, वो ढंग से पनपेगा नहीं, बीमार पड़ता रहेगा, ना तो वो घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। क्या हम ऐसा भारत की सोच रहे हैं जहां कुपोषणों की संख्या ज्यादा हो? अब मैं सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि माल न्यूट्रिशन का जो डाटा है वो आखिर बढ़ क्यों रहा है? सरकार ने ऐसी कौन सी नीति बनाई जो इस आंकड़े को, इस डाटा को कम किया जा सके? तो सरकार थोड़ा सोचे इस विषय के ऊपर। साथ ही सरकार ने यह भी बोला इस डाटा को इसलिए रिलीज नहीं किया जाएगा कि 2017-2018 का जो आपने बेस ईयर लिया है, जिसमें आपने जिस टाइम पीरियड में आपने सर्वे किया है वो सही नहीं है, और डाटा को 2020 और 2021 में रिलीज किया जाएगा। देखिए भाई, सरकार तो अपनी कोशिश कर रही है, पुरजोर कोशिश कर रही है कि डाटा आप तक ना पहुंचे। अब मैं कोशिश करूंगा, चाहूंगा आपसे कि इस डाटा को हर किसी तक पहुंचा दीजिए। बाकी देखेंगे कुछ भी, लेकिन इससे पहले मैं वीडियो खत्म करूं, मैं आपको बताता हूं, इंडिया टीवी के जो एंकर हैं रजत शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा क्यों दिया है, कैसे दिया, बहुत शॉर्ट बताने वाला हूं। आप स्क्रीन पे अपने ग्राफिक प्लेट को देखते रहिए। दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि डीडीसीए के अध्यक्ष रजत शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट यानी कि एक ट्विटर पे ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि ऐसा लगता है कि निष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता वाले मेरे सिद्धांतों के साथ डीडीसीए में चलना संभव नहीं है, जिनमें मैं किसी के साथ समझौता नहीं करना चाहता हूं। अब आप सभी को पता है कि जुलाई 2018 में पत्रकार रजत शर्मा जो पूर्व क्रिकेटर थे, मदन लाल को 517 मतों से हरा करके डीडीसीए के अध्यक्ष बने थे। अब रजत शर्मा के इस्तीफे की जानकारी डीडीसीए ने ट्विटर पे दे दी। और आप सभी को पता है पत्रकार रजत शर्मा और अरुण जेटली जी के संबंध कितने अच्छे थे। और मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पे दिल्ली का जो मैदान है, क्रिकेट का जो मैदान है, क्रिकेट स्टेडियम है, वहां पर उन्होंने रजत शर्मा के अध्यक्षता में फिरोज शाह कोटला का नाम बदल करके अरुण जेटली स्टेडियम रखने का प्रस्ताव भी रखा था, जिसे मंजूरी मिल चुकी थी। यह बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, उस पर बात करने से अच्छा है सिर्फ आपको अपडेट देना ही मैंने सही समझा। रजत शर्मा पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी के समर्थन मिलने पर क्रिकेट प्रशासन से जुड़े थे, ये बात आपको पता है। रजत शर्मा का इस्तीफा देने का मतलब जोड़ा जा रहा है अरुण जेटली के साथ। अरुण जेटली की जब मौत हो जाती है तो उसके बाद डीडीसीए में रजत शर्मा की जो पकड़ थी वो थोड़ी सी कमजोर और ढीली पड़ जाती है, क्योंकि जब भी कोई डिस्प्यूट हुआ करता था, विभिन्न संस्थाओं को एकजुट रखने में, उनको एक साथ लाने में अरुण जेटली जी अपना एक अहम भूमिका निभाते थे, जो वो अब नहीं हो रही थी। अब एक सिंपल सी बात है, जो काम आपका है वो काम आप कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए, कर सके तो अच्छी बात है, नहीं तो अंतरात्मा को में झांक के देख लीजिए। दोस्तों कुल मिला के सारी बात मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सरकार क्या कर रही है। सरकार जो भी करे, लेकिन INI न्यूज इंडिया अपनी जर्नलिज्म कर रहा है, और आप इसको भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि हम भी थोड़ा बहुत सर्वाइव कर पाए इस आर्थिक मंदी में। तो इस डिस्क्रिप्शन में मैंने सबके लिंक दिए, जाइए और वहां पर जाकर के अपना सपोर्ट दिखाइए, और व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर जुड़ जाइए INI न्यूज इंडिया के, जहां आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।